नमस्कार। प्राइम टीवी के स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत में हम आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर से। डॉक्टर साहब, प्राइम टीवी पर आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे सेंट्रल यूपी की जो आपकी पृष्ठभूमि है, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आप गौरी शंकर जी के बेटे हैं और गौरी शंकर जी सियासत का बड़ा जाना माना चर्चित नाम रहा है और गंभीर राजनीतिकों में शुमार हुआ करते थे गौरी शंकर साहब। उनके बेटे हैं आप। 2009 में पहली बार बाई इलेक्शन लड़के आपने उत्तर प्रदेश विधानसभा में एंट्री किया, बीएसपी के टिकट पर आप विधायक रहे। कैसे देखते हैं राजनीति में एंट्री को, आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति में आपने एंट्री की बात की तो अभी आपने हमारे पिताजी की बात भी बताई और ये बात सही है कि हमारे पिताजी उत्तर प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिज्ञों में से एक थे। उनका जो राजनीतिक जीवन है वो शुरू हुआ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। वहाँ पे स्टूडेंट लीडरशिप का उन्होंने चुनाव लड़ा और वहाँ स्टूडेंट लीडरशिप में सहभागिता की। जनरल सेक्रेटरी का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा। वहाँ पे ये बात फेमस होती थी कि जो जनरल सेक्रेटरी का चुनाव हारता था वो जाकर के ज़्यादा सफल होता था ना कि जो व्यक्ति जनरल सेक्रेटरी का चुनाव जीत जाता था। और वहाँ पे उनका सानिध्य हुआ और संपर्क में आए हेमवती नंदन बहुगुणा जी से, राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी से, वीपी सिंह जी से और एनडी तिवारी साहब से, राजमंगल पांडे जी से। तो उस ज़माने के कांग्रेस के ये सब स्टॉलवर्ड्स हुआ करते थे और उन्हीं ने इनको प्रेरित किया कि उनको राजनीति में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही मेधावी छात्र थे तो सिविल सर्विसेज की तरफ जा सकते थे। एयरफोर्स से रिटायर होकर के आए थे और लॉ भी किया हुआ था तो वकील भी हो गए थे। लेकिन इतनी सारी संभावनाओं के बाद भी, और आरबीआई में भी सिलेक्शन हो गया था, तो आप समझें कि उन्होंने एक तरीके से राजनीति के लिए त्याग किया था और उसके बाद वो राजनीति में आए। लेकिन सफल राजनीतिक जीवन रहा, उनको कभी कोई इस बात का मलाल नहीं रहा। 1974 में विधायक बन गए और लगातार फिर विधायक रहे। और कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि अभी आपने सेंट्रल यूपी की बात की, तो सेंट्रल यूपी में आप कह सकते हैं कि जो ये क्षेत्र है हमारा मलिहाबाद, लखनऊ, तो ये तो अवध क्षेत्र है। और फिर एक हमारा क्षेत्र है जो है इटावा और औरैया। तो हमारे पिताजी, हम लोग वहीं के बिलोंग करते हैं। वहाँ पे अटसू एक कस्बा है, उसके बगल में हमारे पिताजी ने उसको टाउन एरिया बनवाया और गांव हमारा जानिस नगर औरैया में पड़ता है। पहले इटावा औरैया एक ही हुआ करता था। वहाँ से उनका भी लगाव मतलब हो रहा, वहीं से उन्होंने राजनीतिक जीवन शुरुआत किया। 1974 में कांग्रेस के टिकट से पहली बार विधायक हुए। इंदिरा जी ने उन्हें इंट्रोड्यूस किया, जो पहली जनसभा थी उसमें उनको उनका इंट्रोडक्शन हुआ और फिर वो लगातार जीतते रहे। 77 से 80 के बीच में एक पीरियड था जब वो जनता पार्टी में भी, जब बहुगुणा जी गए कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी में, तो वो 3 साल के लिए जनता पार्टी में भी थे। और तभी उनका संपर्क फिर कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और जनता पार्टी के जो भी और स्टॉलवर्ड्स थे, बाबू जगजीवन राम, इनसे हुआ। और उन्होंने बाबू जगजीवन राम जी की पार्टी से 1980 का चुनाव लड़ा। बाद में कांग्रेस में आए राजमंगल पांडे जी के साथ। तो उनका एक पृष्ठभूमि उनकी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की थी। उनको पहली बार आरपीआई से ही टिकट मिला था जब 1971 में वीपी मौर्य जी ने अलायंस किया था कांग्रेस के साथ। उस वक्त का ही वो कोटा था आरपीआई का, जिसमें पिताजी को मिला था। तो दलित पॉलिटिक्स से भी, दलित विचारधारा और दलित पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जिसे कहें, उससे भी उनका बड़ा गहरा नाता था। तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि फिर कांग्रेस का जब अवसान हुआ, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ और उसके बाद जो है राम मंदिर मूवमेंट आया, तब फिर आप जानते ही हैं कि बड़ा ही एक संक्रमण काल आया। उन्हें समझ में नहीं आया कि फिर किधर जाना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो जिसने भी उन्हें पहले अप्रोच किया उसकी तरफ वो गए। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा हमारे पिताजी का ऐसा कोई, मुझे लगता है कि इतना कोई रिजिड वो नहीं था। इट वॉज अबाउट दलित पॉलिटिक्स। जैसे कहें कि उसको एक कंपार्टमेंट्स में रख नहीं रखते थे वो, कि ये लेफ़्ट की पॉलिटिक्स है, ये राइट की पॉलिटिक्स है, या ये सेकुलर पॉलिटिक्स है, ये कम्युनल पॉलिटिक्स है। इस पर नहीं जाते थे वो। इस पर ज़्यादा जाते थे कि जो डाउन ट्रॉडन है, जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, उसको एक एमएलए के रूप में उसका वो कैसे काम कर दें। तो उनका ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें होता था कि किसको हैंड पाइप मिल जाए, किसके गांव में सड़क पहुंच जाए, किसके यहाँ बिजली पहुंच जाए। जो आज शायद केजरीवाल का एक आम आदमी पार्टी का एक नज़रिया है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है या अनइम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में विचारधारा भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारे पिताजी का ऐसा ओरिएंटेशन था
और ऐसा करते हुए उनको बड़ा मौका भी मिला। डॉक्टर साहब, आपके पिताजी जो आपने भी उसको कोड आपके में, मैंने कम बताया अभी अपने पिताजी के आपके बारे में पिताजी का ज़्यादा बताया। उदय जो हुआ दलित पॉलिटिक्स से हुआ। बुद्धप्रिय मौर्य जी दलित राजनीति के बड़े व्यक्ति हुआ करते थे उत्तर प्रदेश की सियासत में, और खासकर जिस तरह देखा जाए तो निश्चित तौर पर एक कोई आयाम नहीं रहा कि इस सेक्टर में ही हमको काम करना है, इस आइडियोलॉजी के साथ ही काम करना है। लगातार उनका जो ओरिएंटेशन था दलित पॉलिटिक्स के आसपास ही था। कमोबेश आपके अंदर भी वही चीज़ दिखती है। और जो आपने औरैया की बात कही, पिछले 2017 में आपने ज़बरदस्त तैयारी की औरैया असेंबली में, टिकट को लेकर के आपने काफ़ी मेहनत की, ग्राउंड लेवल पे, बूथ लेवल पे, सेक्टर लेवल पे, और पार्टी के कार्यक्रमों में ज़बरदस्त आपके परिवार की हिस्सेदारी हमने देखा। और फिर आखिरी समय नेतृत्व का ही फैसला कहा जाएगा, आप टिकट से वंचित रह गए। कैसे फेस करते हैं इसको, कैसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अपने आप को एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मानता हूँ। आई एम नॉट ओनली इन पॉलिटिक्स इन द सेंस ऑफ पॉलिटिकल वर्कर और अ लीडर, आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी ऑल्सो देयर एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, चूँकि देखिए मेरा बैकग्राउंड, अब मैं अपनी अगर बात करूँ तो चूँकि पिताजी को मैं राजनीति में देखता था, हमेशा ही जो एडुलेशन होता है, एक प्रशंसा होती है, एक लोगों के अंदर एक भावना होती है अपने लीडर के लिए, वो मैं देखता था और वो काम भी करते थे। तो घर जब आते थे तो देखता था कि फूल लदे हुए हैं, मालाएँ हैं, तो इससे एक छोटे बच्चे के मन पे असर पड़ता है कि हाँ, मेरे पिताजी इस फील्ड में हैं तो मुझे भी उसमें जाना चाहिए। और फिर मैं स्टेज से बड़ा घबराता था। जैसे अभी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मुझे शायद, मैं आज 10 साल पहले आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हो तो मैं बहुत घबरा के बात कर रहा हूँ। तो ये होता है कि जो चीज़ कभी कभी एक अंदर से भी है कि जो चीज़ को फियर है, उससे लगता है कि चुनौती है, उसको पाना चाहिए। तो इस कारण से बहुत सारे ऐसे इशूज़ थे जिस कारण मुझे राजनीति ने अट्रैक्ट किया, मैं आया राजनीति में। लेकिन मैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी उसको देखता हूँ, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से मेरी PhD है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, और फिर उसके बाद LLB LLM लखनऊ विश्वविद्यालय से किया, तो एकेडमिक से भी जुड़ा रहा हूँ। सो मैं मानता हूँ कि भाजपा की बात आपने जो की, तो बीजेपी में ट्रस्ट फैक्टर दूसरे जो जगह से लोग आते हैं उनके लिए है। पहले क्योंकि वो अपने लीडर्स को ग्रूम करते हैं, वो बीजेपी में भी ग्रूम करते हैं, और उससे भी ज़्यादा वो RSS और ABVP में जो अच्छी पौध उनको दिखाई देती है, जो उनके विचार भाजपा के विचारों से मिलते हैं, या जो ओवरऑल जो संघ की विचारधारा है उससे जो कि मेल खाते हैं, उन लीडर्स को वो डेवलप करना चाहते हैं, उन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। जो बाहर से आते हैं, जो लोगों ने अपना काम कहीं और पहले किया होता है, वो बाद में बीजेपी में ज्वाइन करते हैं, तो उनके प्रति उनका थोड़ा नज़रिया ये होता है कि पहले इनको देख लें, परख लें। मुझे लगता है यही एक कारण रहा होगा, वरना राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात कर लें, या लोगों के समर्थन की बात कर लें, सपोर्ट की बात कर लें, या अपनी खुद की भी क्वालिफिकेशंस की मैं बात कर लूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि मैं कहीं से भी कम था। लेकिन जो इसको भी टिकट दिया वो बीजेपी में पहले से संगठन के कार्य और एज ए कार्यकर्ता काम कर रहे थे, और ज़्यादातर यही हुआ। तो मेरा वैसे बीजेपी में आना भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब ज्वाइन किया, तो चूँकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ मैंने काम किया था, हम दोनों ही BSP में थे, वो हमारे नेता थे, मैं विधायक था। तो उन्होंने जब ये डिसीजन लिया कि बीजेपी को ज्वाइन करना है, तो हमको भी लगा कि उनके साथ हमें जाना चाहिए, और कुछ हमारा भी विचारों को लेकर भी क्रिस्टलाइजेशन ऐसा हुआ था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेक्युलरिज्म, और रादर सेक्युलरिज्म नहीं कहना चाहिए, सेक्युलरिस्ट पार्टी, सो कॉल्ड तथाकथित सेक्युलर पार्टी के वर्किंग से मैं बहुत खुश नहीं था, और कहीं देखा जाए तो आज भी खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि उनके एजेंडाज क्लियर नहीं हैं। डॉक्टर साहब, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म और दलित पॉलिटिक्स, दोनों को कैसे आप परिभाषित करें? अब मैं परिभाषित कैसे करूं? मुझे तो लगता है पहले सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में दलितों की स्थान की जगह क्या है, ये बात तो जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को प्रतिपादित कर रहे हैं, जो उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनको भी पहले बताना चाहिए, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स अपने आप ही दूर हो जाएंगे। तो अगर आप ये कहते हैं कि जैसे कहा कि एक अवयव है, एक ऑर्गेनिज्म है, तो जैसे बॉडी एक ऑर्गेनिज्म है और उसके कई ऑर्गन्स हैं, तो वो सब काम करते हैं, और उसके बाद जो काम करने के बाद वो एक साथ जब आते हैं तो उस वक्त एक पार्ट का काम होता है कि होल को कंप्लीट करता है। तो अब उसमें ये जो पार्ट है हमारा दलित समाज, वो कैसे उस होल को कंप्लीट कर रहा है, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में तो कैसे उस राष्ट्रवाद में दलितों का स्थान क्या है, ये बात बताना होगा, सबको समझाना होगा। क्योंकि वैसे अगर देखा जाए पारंपरिक रूप से तो दलित तो कहीं थे ही नहीं, मतलब अगर हम देखें तो 4 वर्णों में भी दलित नहीं है, सच्चाई तो ये है। तो वो तो 5वां
एक समाज था जो कि बहिष्कृत समाज, जैसा बाबा साहब ने उसे कहा, अंत्यज भी कहा गया, और तो गांव के बाहरी समाज की बस्तियां हुआ करती थी। तो इसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में यही बात आती है कि आपने दोनों के बीच में कहा, मैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से मुझे कोई आपत्ति नहीं, ना कोई समस्या है। मुझे लगता है कि किसी भी देश की संस्कृति होती है और उस देश की अगर संस्कृति है, उसके आधार पर अगर राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है तो उसमें क्या बुराई है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और लेकिन संस्कृति क्या है हमारे देश की, ये बताने की आवश्यकता है पहले तो, कि आप कहें कि नहीं हमारी संस्कृति तो ये है, कोई दूसरा मान रहा है कि हमारी संस्कृति ये है, तो ये डायलॉग का प्रोसेस है। अब मुझे लगता है इसमें बीजेपी को या हमारे जो संघ के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको कहीं से कोई शाय अवे करने की या वाद विवाद में आने की कोई कहीं से भी पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब, इंटेलेक्चुअल लेवल पर उस पर डिबेट की जा सकती है। डॉक्टर साहब, संघप्रिय गौतम बीजेपी का बहुत बड़ा नाम है संगठनात्मक रूप से, पॉलिटिकल पार्टी में जो उनकी हैसियत है, और बीजेपी में बहुत सारे लोग दूसरी आइडियोलॉजी से आए, हुकुम देव नारायण यादव, यशवंत सिन्हा, बहुत सारे लोग आए और मुख्य धारा में आ गए, मेन स्ट्रीम में आए। चूँकि आप एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो आपका बैकग्राउंड है, पारिवारिक जो फैमिली का बैकग्राउंड है, आप कोई उस तरह के परिवार से नहीं आए। ज़रूर आप जिस समाज से आते हैं वो समाज में लंबे समय से एक संघर्ष हो रहा है अपनी भूमिका को पाने को लेकर के, लेकिन आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जिस परिवार से आप आते हैं, जैसे अर्ध शहरी परिवार माना जाए आपको, लखनऊ में सेटल हैं, पूरी फैमिली आपकी सेटल है, और लंबे समय से पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश की सियासत की, खासकर दलित सियासत को आपका परिवार प्रभावित करता रहा है। तो अब इसको लेकर के, जैसे भारतीय जनता पार्टी में आप हैं, और भारतीय जनता पार्टी, आप एकोमोडेट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका यूटिलाइजेशन भारतीय जनता पार्टी में हो रहा तो किस लेवल पे हो रहा है? देखिए, बीजेपी ने मुझे अनुसूचित मोर्चे में जिम्मेदारी दी थी। पार्लियामेंट के इलेक्शन के पहले एक कोर कमेटी बनी थी 30 दलित समाज के लीडर्स की, तो उसमें से मैं भी था और काम भी किया मैंने। हम लोगों ने वर्कशॉप्स कराई, कार्यशालाएँ कराई, फिर बड़ा अधिवेशन हुआ नागपुर में, उसमें भी हमारी सहभागिता थी और पूरा योगदान था। यहाँ पर भी अधिवेशन हुआ, उसमें भी पार्टिसिपेट किया गया, और उसकी जो पैम्फलेट डिज़ाइनिंग थी, तो जो काम बीजेपी ने किए हैं बाबा साहब के पर्सनालिटी को उभारने में, उनके कंट्रीब्यूशन में, जो स्मारक बीजेपी ने हमारी पार्टी ने, सरकार ने बनवाए हैं, ये सारी बातें हमको लेकर के दलितों के बीच में जाना था, दलित समाज के बीच में जाना था। तो वो काम हमने किया और उसमें पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी। हालांकि अभी कोविड सिचुएशन के कारण उस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो पर हैं, तो अब देखते हैं पार्टी की तरफ से क्या जिम्मेदारियां और आती हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये ज़रूर है कि आपने एक बात बताई कि संघप्रिय गौतम जी की बात की और दलित पॉलिटिक्स की बात की। पर्टिकुलरली मुझे लगता है पूछना भी चाह रहे हैं कि बीजेपी के कॉन्टेक्स्ट में, तो संघप्रिय गौतम जी आपको याद ही पता ही है कि वो आरपीआई उनका भी बैकग्राउंड था, आरपीआई के साथ में काम किया था संघप्रिय गौतम जी ने और बीपी मौर्य जी ने, और हमारे नाना के दोनों ही लोग संपर्क में थे, अच्छे मित्र थे। इनफैक्ट जब आरपीआई की स्थापना हुई तो हमारे नाना के पास ये लोग आया करते, श्री मुंशी सिंह संत जी के पास, और वो 1950 बैच के ज़माने के उच्च अधिकारी थे, PCS अधिकारी थे, बाद में IAS हो गए। तो बहुत कम लोग हुआ करते थे उस समय, तो वो तब इसको सपोर्ट करते। तो नाना जी से भी हमारा बड़ा बहुत मतलब पिताजी और नाना जी दोनों ही लोगों से एज़ फार एज़ पॉलिटिक्स इज़ कंसर्न हमारा काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा। तो मुझे सब जानकारी है, उन्हीं लोगों से सुनता था, सारे किस्से कहानियाँ सुनता था। तो वहाँ उन्होंने एक इनफैक्ट कुछ समय था कि बीपी मौर्य जी कांग्रेस में भी थे। फिर नाना जी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कांग्रेस वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, बीजेपी में जाकर के मुझे लगता है मैं काम कर सकता हूँ, तो उन्होंने स्विच ओवर किया। एक नेता के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है कि वो अगर मान लीजिए किसी पार्टी में है, उसको तवज्जो नहीं मिल रही है, तो फिर उसको लगता है कि दूसरी पार्टी में जाएँ, वहाँ जाकर शायद तवज्जो मिलेगी, क्योंकि काम करने का मौका तभी मिलेगा जब आप किसी पद पे होगे। और एक तरफ विचारधारा फिर आ जाती है, तो अभी आइडियोलॉजी आ जाती है। तो कहीं कहीं आदमी के दिमाग में सोच कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। मैं ऐसा कोई आरोप किसी पर नहीं लगा रहा हूँ, है ना, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तब होता है कि अगर आपकी विचारधारा भी
और आपकी जो पार्टी है वो भी, दोनों के बीच में अगर मैच हो, मेल खा जाए और उस कारण से आप अगर पार्टी में जाएं। जैसे मैंने बताया कि मेरा रीज़न ये था कि मैं डिसइल्यूजन था फ्रॉम सेकुलर पार्टीज़। मुझे लगता है कि कट्टरपंथ किसी भी समाज का हो, किसी भी समुदाय का हो, गलत है। तो अगर हिंदू कट्टरपंथी हो रहे हैं तो गलत है, लेकिन ये कहना कि केवल हिंदू हो रहे हैं, इस्लाम में कट्टरपन, मुस्लिम कम्युनिटी में कट्टरपन नहीं है, तो ये भी तो गलत है। उसको भी तो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हिंदू कट्टरपंथी होगा तो उससे केवल मुसलमानों को समस्या होगी। तो अगर कोई एक, क्योंकि कट्टरपंथी आदमी तो कट्टरपन है ना उसके अंदर तो अतिवाद है, वो किसी की सुनना ही नहीं चाहता है, वो अपनी थोपना चाहता है हर किसी के ऊपर। तो हो सकता है वो हिंदुओं को ही सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करे, एक हिंदू कट्टरपंथी। यही बात एक इस्लामिक कट्टरपंथी के ऊपर भी आती है कि वो मुसलमानों को ही ज़्यादा प्रताड़ित करने लग जाए। जैसा अफगानिस्तान में हुआ कि आदमी बेचारा जाना चाहता है, अपना शेव कराना चाहता है, दाढ़ी नहीं रखना चाहता है, तो पता लगा दाढ़ी ना रखने के लिए, शेव कराने के लिए कूड़े बरसाए जा रहे हैं, सेंटी मारी जा रही है। तमाम लोग हैं जो कि अपनी महिलाओं, अपने पत्नी से, अपने बच्चियों से प्यार करते हैं, चाहते हैं वो पढ़ें, लेकिन अब वो कोई कट्टरपंथी कह रहा नहीं, हम स्कूल बंद कर देंगे, हम जाने नहीं देंगे तुम्हारी बेटी को, तुम्हारी पत्नी को काम पे नहीं जाने देंगे। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको भी, जिन इश्यूज़ को हाईलाइट करना चाहिए। और ये आज भी समस्या है कि हम बीजेपी के विरोध में इतना ज़्यादा है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, और अब सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ नए नए बच्चे आ गए हैं, कविताएं गढ़ रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं, बड़ी इनकलाबी कविता लगती है, लेकिन सोल्यूशन क्या है? यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट सोल्यूशन पे बात करें आप। तो दलित आइडियोलॉजी की बात अगर जब आ रही है तो बीजेपी में, जैसा मैंने कहा कि अगर आपको उसके अंदर फिट इन करना है, तो शंकरी गौतम जी ने भी कोई ऐसा अभी तक नहीं बताया कि क्यों वो आए, क्या कारण था कि उनका, किस तरीके से समाज को कैसे देखते हैं। अब बात आती है, जब खुल के बात करें, जैसे हम तो नहीं मानते कि हम किसी कास्ट को बिलोंग करते हैं, इंटरनली मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आईना है, समाज एक आईना है, तो आईना आपको क्या इमेज दे रहा है वो भी तो इम्पॉर्टेंट है। तो समाज ने अगर हम पर कोई आइडेंटिटी चिपकाई है, तो अगर मेरे ऊपर जाटव समाज की या चमार कम्युनिटी के आदमी की एक आइडेंटिटी चिपकाई है ना, तो वो आइडेंटिटी मुझ पे है, लोग कैसे मुझे देख रहे हैं। तो उस बीपी मौर्य जी, शंकरी गौतम जी या बहन कुमारी मायावती जी के बिरादरी से, जाटव समाज से ही है, मैं भी उसी समाज से हूँ। ये समाज सच्चाई ये है कि बाय एंड लार्ज बीएसपी में था, बीएसपी में आज भी एक काफ़ी बड़ी संख्या में बड़ा तबका, और वो एक, मैं बीएसपी में रहा हूँ, वो भी पूरी एक आइडियोलॉजी कांशीराम जी ने जो एक चलाई, और उसके पीछे बैकग्राउंड में बाबा साहब का नाम लेते हैं। हालांकि मुझे लगता है दोनों में डिफरेंसेस बहुत हैं, लेकिन मान लेते हैं कि चलो वो इंस्पिरेशन है बाबा साहब का। तो वो एक अपने में आइडियोलॉजी निकल के आई थी और उसको उन्होंने आगे बढ़ाया भी, और मैं भी उसका पार्ट भी था। अब उसमें जो जाटव समाज है वो ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। अब कैसे उसको बीजेपी में लाना है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये अभी तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने एक छोटा ही काम किया कि हमने बताया कि बाबा साहब का अलीपुर में रेजिडेंस था, जो जहाँ उनका देहांत हुआ, उस जगह को बनाना एक स्मारक में, अलीपुर रोड जो उस पर है, न्यू दिल्ली में है, और उसके अलावा चैत्यभूमि नागपुर में भी स्मारक बनाना, मऊ में उनका जहाँ जन्म स्थान है उसको भी डेवलप करना, ये सारे इश्यूज़ को हम लोग बताते हैं। लेकिन एक कोर इशू है कि हिंदू समाज कैसे, आरएसएस कहती है इस बात को कि जाति विहीन समाज, कि मतलब कोई जाति विहीन समाज का नारा तो खैर ऐसा सच नहीं है, लेकिन वो ये है कि कोई आइडेंटिटी नहीं है। किसी एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की किसी कार्यकर्ता का होता है कि कोई अपने सरनेम नहीं लगा, सरनेम, तो उसी बैकग्राउंड के तहत, लेकिन उसको और डिफाइन करना पड़ेगा, लोगों के अंदर जाना पड़ेगा। अगर हिंदू राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं तो हिंदू राष्ट्रवाद को कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में और भी समझाने की ज़रूरत है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं तो और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है कि सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो आदमी है वो मुंह पे क्या कह रहा है, अंदर क्या कह रहा है, तो उसमें भेद नहीं होना चाहिए, उसके अंदर से बात भी आनी चाहिए। ये नहीं है कि केवल एक राजनीतिक पद पाने के लिए वो कोई बात कह रहा है, या चूँकि ऐसा माना जाता है कि बोल रहे हैं तो कह रहा है। संघ कार्यालय में वो अपने फर्स्ट नेम से जाना जा रहा है, संघ कार्यालय के बाहर जाता है तो उसका दूसरा नाम जो उसका सरनेम है वो इस्तेमाल करने लग दिया जाता है।
उसको भी प्रतिरोध उसका भी करना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं मेरा नाम, वहाँ जब वो बात बोल रहे थे मेरे फर्स्ट नेम से, तो यहाँ भी बाहर भी आकर उसी नाम से बोलो, और उसको अंदर से उसमें विश्वास करना पड़ेगा, तब ये बेटर एसिमुलेशन होगा। ऑफ कोर्स दलितों के अंदर भी पर्टिकुलरली जो लीड किया है बीएसपी मूवमेंट को जाटो समाज ने, उनको भी सोचना चाहिए कि कहाँ वो जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक मूवमेंट इस समय जो हालात हैं जाटो समाज की, जो सियासत में स्पेशली जाटो समाज की बात करता हूँ, चंद्रशेखर का एक प्रयोग हो रहा सहारनपुर के आसपास पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ उनकी बात चल रही है, कांग्रेस के साथ भी अलायंस में जा सकते हैं। मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से ही शुरुआत हुई दलित राजनीति की, उसके बाद बीएसपी कांशीराम जी के पैरामीटर्स पे चली। अब बहुत सारे लोग अलग अलग आइडियोलॉजी में जाकर के, अब जैसे पीएल पुनिया साहब हैं, कांग्रेस में जाकर के उन्होंने अपना मकाम बना लिया। तो ये आप एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं इस समाज की, और बहुत चिंतन का सब्जेक्ट है आपका, काफ़ी एनालिसिस करते हैं, समाज पे भी काफ़ी एनालिसिस करते हैं। तो जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, जिस तरह से दूसरे दलों में, नॉन बीएसपी दलों में, समाजवादी पार्टी भी उसमें मूवमेंट बढ़ा रही है, चंद्रशेखर को कौन अलायंस में किसके साथ जाएंगे, मर्जर करेंगे या अपने हिसाब से ही वो सियासत करेंगे, पार्टी को खड़ी करेंगे। पुनिया साहब को भी बीच में एक चर्चा आई कि वो स्टेट प्रेसिडेंट हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए, वहाँ चुनाव जिता के लाए, एक बड़ा क्रेडिट उनको बना, और उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए, पूरे उत्तर भारत में दलित फेस के रूप में कांग्रेस उनको पेश करती है। आपका जो बैकग्राउंड है, देखिए आपके यहाँ इंटेलेक्चुअल रहा, एकेडमिक बैकग्राउंड रहा, और एक एडमिनिस्ट्रेशन का भी बैकग्राउंड है, तो सियासत के जो जितने भी नज़रिए हैं आपने बहुत बखूबी उसको समझा है। आपके पास जहाँ जो आपका कार्य क्षेत्र है, मलिहाबाद पार्लियामेंट है, रिजर्व पार्लियामेंट है, असेंबली, हाँ असेंबली रिजर्व है, और मोहनलालगंज पार्लियामेंट इटसेल्फ रिजर्व पार्लियामेंट, और इटावा भी रिजर्व पार्लियामेंट है। वहाँ पर औरैया और मेरे ख्याल से दूसरी एक विधानसभा है भरथना, वो भी रिजर्व है। तो ये सारा कार्य क्षेत्र में मान के चलिए कि 3 असेंबली रिजर्व हैं और 2 पार्लियामेंट रिजर्व हैं। आप अपने लिए फील्ड के जो मैं ग्राउंड पे जा कर के क्या कैसे काम कर रहे हैं, कैसे दिखना चाहते हैं, या कैसे, क्योंकि 2024 का भी मैं प्रोजेक्शन में ले रहा हूँ, 2022 में क्या प्लानिंग है आपकी, स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, पहले मैं भी थोड़ा कंफ्यूज, मतलब ये सोचता था कि पॉलिटिक्स का मतलब जैसे हम लोग जब आगे अपने करियर को बढ़ाना चाहते हैं, नौकरी में आना चाहते हैं, तो सोचते हैं जैसे नौकरी है वैसे पॉलिटिक्स है। बट नाउ आई हैव रियलाइज दिस थिंग, मुझे ऐसा मतलब अब महसूस समझ में आया है कि राजनीति एक अलग चीज़ है। राजनीति समाज सेवा है, राजनीति में पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, टाइमिंग ठीक होनी चाहिए, और मेरा अपना मानना है, तमाम लीडर्स इसको नहीं मानते हैं, कि आइडियोलॉजी की बहुत इम्पोर्टेंस है। ये ब्रांड ऑफ पॉलिटिशियंस हैं या ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है जो मैकियावेलियन है। ये मुझे लगता है कि मैकियावेली एक ऐसा व्यक्ति आ गया जिसने कि पॉलिटिक्स को बिल्कुल ही ख़राब कर दिया, हमें उस सब चीज़ों को जस्टिफाई कर दिया उसने। तो कम से कम जस्टिफाई ना करता, वो ठीक है, वो होती, लोग पद पाने के लिए कुछ भी करते हैं, साम दाम दंड भेद ना। और दूसरा, फिर हम लोग अपने देश में चाणक्य को बड़ा मानते हैं कि चाणक्य बुद्धि और चाणक्य सब कुछ चाणक्य, उससे भी मुझे प्रॉब्लम है कि चाणक्य नीति या विदुर नीति, वो नीति कौन सी सही है। फिर राजनीति में भी राज तो है, लेकिन नीति कहाँ है? नीति होना ज़रूरी है, लेकिन अल्टीमेटली नहीं तो आप गोल गोल चक्कर काटते रहोगे। आप सोचोगे हाँ ठीक है, मैं विधायक बन गया, मैं 8 बार विधायक रहा, मैं मंत्री रह लिया, मैं बड़ा भारी तुर्रम खान बन गया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो, लेकिन समाज के लिए क्या किया? तो आप जब आइडियोलॉजी को पहले तो क्रिस्टलाइज करें, आइडियोलॉजी के ऊपर काम करें, फिर आपको शायद 10 ही साल मिले, शायद 5 ही साल मिलेगा, वो चाहे 5 साल में शायद आप 50 साल का या 500 साल का काम कर जाएँ। यू डोंट नो। तो आप इसके पीछे क्यों है कि भाई मुझे किसी चुनाव को लड़ना है, या कहीं पे किसी MP ही बनना है, या MLA ही बनना है, और फिर फील्ड पे ही जाके काम करना है। तो सबसे मुझे जो लगता है इम्पोर्टेंट तो ये है कि एक तो पहले आइडियोलॉजी क्रिस्टलाइज, उसमें टाइम लगता है। बहुत लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं उतना काम नहीं कर रहा हूँ फील्ड पे जितना करना चाहिए, हालांकि मैंने एज एन MLA बहुत काम करा है। मैंने बहुत ही स्पेसिफिक और लाइफ चेंजिंग और समाज में बदलाव वाले काम किए, जैसे विश्व स्तरीय मंडी मलिहाबाद में स्थापित करना, लोगों से जुड़, उसका सीधा वो था 6 पुलों का निर्माण, जो कि लोगों को बांटते थे, नदियाँ जो जब उफान पे आती थी, तो बहुत बड़े बड़े पुल बने, और करीब 25 करोड़ की लागत से छोटी सड़कें बनी, करीब 40 करोड़ की लागत से बड़ी सड़कें बनी,
तो मैंने जब एक और रहीमाबाद में हमारा बहुत बड़ा एक सब पावर हाउस बना, तो एज एन MLA मैंने जो काम किया, जो मौका मिला तो किया। लेकिन आज मुझे लगता है कि MLA के साथ साथ आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वेर यू स्टैंडिंग, और उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं छूटे हुए हैं, उनको भी लाने की ज़रूरत है। जैसे पर्यावरण एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। पर्यावरण कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का, पार्टी का कोई मुद्दा ही नहीं है। और इवन चाहे जो लोग आज एंटी BJP बात कर रहे हैं, उनके में भी नहीं है। जो मैं देखता हूँ कि जो बच्चे आज चाहे NRC को लेकर के या CAA को लेकर के, अब जैसे NRC का खुद ही क्लैरिटी नहीं है, CAA की बात करते करते NRC पे आ जाते हैं। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न इज़ अ डिफरेंट इशू, CAA इज़ अ डिफरेंट इशू। फिर मुझे लगता है कि जो नॉन BJP पार्टियां हैं वो CAA को ठीक से समझ ही नहीं पा रही हैं। कौवा कान ले गया वाली बात हो रही है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। मतलब पूरा का पूरा एक ताश का महल बना दिया गया, जो कि स्टैंड ही नहीं कर रहा है। उसके बेसिस क्या है कि अरे भाई ये CAA लागू हो जाएगा तो अब इसके बाद जो है मुसलमानों की नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी, हमसे कागज़ मांगा जाएगा। CAA किससे कागज़ मांग रहा है? CAA तो दूसरे जो सिटीजन्स हैं उनको, भारतीय सिटीजन्स के लिए तो है भी नहीं वो CAA। तो वो तो बाहर के जो नागरिक आ रहे हैं उनको सिटीजनशिप देने की बात है। यहाँ के नागरिकों की क्या बात है? अगर उसमें आपको लगता है कि यहाँ पे कागज़ नहीं है लोगों के पास, तो वो एक अलग मूवमेंट खड़ा किया जाए कि भाई लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, लोग अपनी नागरिकता प्रूव नहीं कर पाएंगे, दलित समाज के पास नहीं है, अल्पसंख्यक समाज में मुसलमानों के पास नहीं है, उसका मूवमेंट लगाओ, सही है। अपना गांव के क्षेत्र पे, छोटे मोहल्ले या मुफस्सिल टाउन या शहर में, वार्ड में, उस लेवल पे उतर करके उस पर जद्दोजहद की जाए, सेंटर्स खोले जाएँ कि हाँ भाई आपका अगर आधार कार्ड नहीं बना है तो आइए हम बनवाते हैं। नहीं, आपको बड़ी चिंता है यदि मुसलमानों की और दलित समाज की कि कार्ड नहीं दिखा पाएंगे तो उनका कार्ड बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर मूवमेंट बनाइए ना। ये क्या कहना कि ये सब होगा तो फिर BJP सबकी नागरिकता ख़त्म कर देगी, तो कंफ्यूज हैं लोग। तो ये कन्फ्यूजन को दूर करना, ये कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा काम। कोरोना काल में देश और प्रदेश इस गंभीर महामारी से जूझ रहा है, आपकी अपनी एक्टिविटी क्या है इस समय? देखिए, सच्चाई तो ये है कि मैं तो अपने आप को कन्फाइन किया हुआ, और मुझे लगता है कि वही एक तरीका है। जैसे लखनऊ में केसेस बढ़ रहे हैं तो कन्फाइन, अब इससे हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत सफ़र की है, लेकिन उसको मैंने यूटिलाइज ऐसे किया है कि ये समय नहीं मिलता है। अब आजकल मैं पढ़ाई बहुत कर रहा हूँ, आजकल एनालाइज कर रहा हूँ चीज़ों को, तो आई बिकम बेटर इन्फॉर्म। टेक्नोलॉजी का भी बेटर यूज़ हो रहा है, जो भी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो हम नॉर्मली नहीं यूज़ करते हैं जीवन की आपातहाली में, नहीं समय मिलता है कि मोबाइल को चेक करें। पहले होता था जैसे सबसे छोटे बचपन में कि कोई नई टेक्नोलॉजी आती थी पहले खोल के देखते थे, अब टाइम ही नहीं मिलता है कि मोबाइल ख़रीदा है तो केवल फ़ोन पे बात करें, उसके तमाम ऐप है जो बुझाते नहीं। तो ये सब चीज़ें एक्सप्लोर। डॉक्टर साहब, आपका व्यक्तित्व लिखने पढ़ने वाला है, कोरोना काल में एक लंबा समय मिला, कुछ इस तरह की भी एक्टिविटी? देखिए, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपने मेरा इंटरव्यू लिया। तो अब जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें अभी जो मैंने बोली है नई हैं, तो मुझे एक तो वार्तालाप करने में अच्छा लगता है, डिस्कशन जैसे कहते हैं। वो टीवी वाला जो आजकल एंकर डिस्कशन कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कोई बात ही नहीं निकले, वो वाले डिस्कशन की बात नहीं कर रहा हूँ। एक हेल्दी डिस्कशन हो जिसमें कि वी अग्री टू डिसअग्री, दैट इज़ फाइन। कि आपने अग्री किया, मैंने डिसअग्री किया, आपने मेरी बात सुनी, मैंने आपकी बात सुनी, हम लोगों ने फाइनली कहा कि भाई ठीक है, आप ये मानते हैं, अभी मानते हैं, तो उससे बहुत चीज़ें निकल के आती हैं, तो दिमाग भी शार्प होता है। मेरा दिमाग ज़्यादा चलता है। लिखने की जहाँ तक बात है, लिखना तब चाहिए जब, क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट है, और इसलिए मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ कोई बात बोलने में, कोई बात गलत नहीं निकलनी चाहिए। मुझे लगता है अभी लिखने का समय नहीं है, समय आएगा तो थोड़ा और क्रिस्टलाइज, मैंने जैसे कहा एक शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बार बार, क्रिस्टलाइज। तो बहुत सारी चीज़ें अभी हमारे अंदर भी ऐसी हैं जो कि मैं पूरी तरीके से उसको नहीं एनालाइज़ कर पाया हूँ, और उसको क्रिस्टलाइज़ करके एनालाइज़ करके मैं फिर कुछ ज़रूर लिखूँगा और चीज़ें निकाल के आएंगी, लेकिन वो फिर निकले तो फिर वो एक जैसे कहते हैं यूनिवर्सल हों, सार्वभौमिक हों और इंटर रिलेटेड हों। एक्सेप्टेंस, हाँ, एक्सेप्टेंस तभी आएगी जब वो सब बाकी चीज़ों को से जोड़ करके वो चीज़ निकल के आए, क्योंकि बहुत डाइवर्स इश्यूज़ जो अभी दिखाई दे रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जुड़ाव हो सकता है। जैसे हम हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व को लोग ने माना है कि हिंदुत्व ऐसी चीज़ है कि अरे वो तो एंटी मुस्लिम है,
लेकिन ऐसा क्यों है? हिंदुत्व को भी तो डिफाइन किया जा सकता है। जीवन व्हाट इज हिंदुइज्म? Lifestyle. तो कबीर भी तो हिंदू ट्रेडिशन के ही पार्ट है, नानक भी तो हिंदू ट्रेडिशन के ही पार्ट है, रविदास भी हैं, और साथ ही साथ पूरा भक्ति मूवमेंट हिंदू का हिंदू थॉट का सूफी पार्ट है। आंदोलन। अब जैसे सूफ़ी की बात की आपने, तो सूफ़ी और भक्ति दोनों जो मूवमेंट हैं एक दूसरे से बड़ा मेल खाते हैं। तो हिंदुत्व इंटॉलरेंट क्यों माना जाए कि इंटॉलरेंट है? और हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हिंदुत्व की कट्टरपंथी विचारधारा के ऊपर ही सोचते हैं, लेकिन मैंने जैसा बताया कि इवन बौद्ध दर्शन जो है वो भी एक हिंदू समाज के, अब हिंदू तो वर्ड बाद में आया, लेकिन जैसे सनातन कह लें या वैदिक काल के धार्मिक जो व्यवस्थाएं थी उनके प्रति एक विद्रोह के रूप में और उसके सुधार के रूप में भी बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म को देखा जा सकता है। तो वो भी एक पार्ट है, जैन दर्शन भी, सिख धर्म भी, ये सब बृहद हिंदू ट्रेडिशन के ही मैं पार्ट मानता हूँ उनको हो सकता है इससे आपत्ति हो जाए, लेकिन उपनिषद का जो दर्शन है, ठीक है, उसको उसमें कोर में घुसने की ज़रूरत है। लोगों को एक कॉम्प्लेक्स है, हम एक भजन कीर्तन करते हैं तो एक प्राय एक वो है कि हाँ भाई जो आम आदमी है उसके लिए भजन कीर्तन ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करता। लेकिन हम ऐसा क्यों मानते हैं कि वो समझेगा नहीं? समझेगा, अगर उसको समझाया जाएगा, उसकी बात उससे की जाएगी, और हमारे जो धार्मिक जो नेता हैं वो अगर बात करेंगे तो हिंदुत्व को मान लिया जाए कि कट्टरपंथी है, वो इस्लाम के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये तो बिल्कुल ही अजीब सी बात है। तो इसलिए आइडियोलॉजी को क्रिस्टलाइज करना, जैसे मैं कहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही सेम चीज़ दूसरे धर्मों के लिए भी है, वहाँ पर भी कट्टरपंथी विचारधारा भी है और कहीं ना कहीं उदारवादी विचारधारा भी है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो नए साइंटिफिक डिस्कवरीज में उनको संशोधन भी करने की ज़रूरत है। वो प्रॉब्लम हिंदुज़म में नहीं है, क्योंकि हिंदुज़म में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, तो हम किसी एक थ्रेड को पकड़ सकते हैं। जो किताबी रिलीजन है उनमें एक ही चीज़ बता दी गई है, तो उसको उन्हें रिविजिट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो उनका कोर है, उसको कैसे रिविजिट कर दें। अब जैसे कि देखिए, पोप ने जा कर के अब कोपरनिकस के गलीलियो के और कोपरनिकस के वंशजों से अब जा कर के माफ़ी मांगी, और उन्होंने कहा कि नहीं वो सही थे, क्योंकि यह जो क्रिश्चियनिटी का जो जेनेसिस का कॉन्सेप्ट है कि 7 दिन में धरती बन गई, तो उससे बात पता चली कि नहीं, ये तो और धरती जो है वो मानते थे सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है। तो गलीलियो ने और कोपरनिकस ने कहा कि धरती सेंटर नहीं है, अर्थ सन इज़ द सेंटर। उन्होंने उसको चेंज किया, चाहे वो किताब में उनके कोर बिलीफ में था, लेकिन उन्होंने उसको चेंज किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया उसको। तो नए साइंटिफिक डिस्कवरीज के तहत रिलीजन को भी इवॉल्व करना चाहिए, तो बहुत सारे इश्यूज क्लियर हो जाएंगे, कट्टरपंथी विचारधारा अपने आप कम हो जाएगी। आप अपना ढपली पीटते रहें कि नहीं यही सही है, आप साइंटिफिक ना हो, आप रैशनल ना हो, आप धर्म के अंदर रैशनैलिटी का मतलब नास्तिकता से निचोड़ दें, तो ये सब बड़े प्रॉब्लमेटिक इशूज़ हैं, और इन पे बोलना लेकिन आसान नहीं। अगर मैं अब बोलूँ, आपसे कह रहा हूँ, लेकिन अब मैं लिख दूँ कोई बात, किसी को अर्थ का अनर्थ कर दें, कल को मेरे खिलाफ कुछ बात करने लग जाए कि अरे उन्होंने ऐसा लिख दिया वैसा लिख दिया, तो आई डोंट वांट टू गेट ऑन दोज सिचुएशंस अनलेस एंड अंटिल दैट होल कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू मी। इसीलिए मैं चंद्रशेखर की बात जो आपने की थी, उसमें वो बात है कि मुझे लगता है कि चंद्रशेखर को भी अभी बहुत मतलब हमारे, देखिए मैं पॉलिटिकली अलग हूँ एकदम, मैं बीजेपी में हूँ, वो तो कुछ और ही करना चाह रहे हैं, लेकिन एक विश्लेषण के रूप में मैं बोल रहा हूँ कि बहुत हमें क्रिस्टलाइज होने की ज़रूरत, बहुत सोचने विचारने की ज़रूरत है। एक कास्ट को लेकर अगर कोई व्यक्ति चल रहा है और ये कहना कि हम आपके हाथ में कट्टा दे देंगे, आपको उपद्रवी बना देंगे, ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हैं, तो वो अभी फ़िलहाल दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपके बाबूजी इस दुनिया में नहीं हैं, बाबूजी के नाम पर कुछ एक्टिविटी आप चला रहे हो, सोशल एक्टिविटी, कॉलेजेस चला रहे हो, कैसे उनके नाम को प्रमोट कर रहे हैं, उनके अनुयायियों को क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, एक तो ये है कि मेरा डिसीजन पॉलिटिक्स में आना सबसे बड़ी श्रद्धांजलि तो ये है, क्योंकि मैं जब पॉलिटिक्स में हम लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस होता है। ऐसा नहीं है पॉलिटिक्स में लोग सोचते हैं कि सब मिल गया, ये मिल गया, तो क्योंकि मैं उसको वैसे देखता भी नहीं, मैं उसको एक पैसा कमाने का ज़रिया कभी मैंने समझा नहीं है, ना मैं करता हूँ। मैं पैसा दूसरे तरीके से कमाता हूँ, अपने इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी से, जो हमारे पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है उसको मान लीजिए, जो उससे रेंटल इनकम्स वगैरह हैं, तो मतलब मैंने उसको सेपरेट करके रखा हुआ है। पॉलिटिक्स मेरा मानना है जैसे कि अगर आप अपने फील्ड में कर लें अपना इंतज़ाम पैसे का, उसके बाद पॉलिटिक्स में आएँ, ठीक है, जिससे आप पॉलिटिक्स के ऊपर निर्भर ना हो जाएं कि आप उल्टे सीधे आपको लालच हो काम करने का। तो एक तो यही है कि पॉलिटिक्स में रह करके जो उनके संगी साथी हैं, अब बुजुर्ग भी हो गए
हैं कई, उनको से मिलना जुलना, उनसे बात करना, उनकी समस्याएं सॉल्व करते रहना। चाहे मैं विधायक नहीं भी हूँ, जब विधायक तो तब भी कर रहा था, अब नहीं भी हूँ तब भी कर रहा हूँ। तो यही एक बात है। दूसरा, और चीज़ें करने की आवश्यकता है, जैसे अभी मैंने पिताजी के समाधि स्थल का निर्माण कर रहा हूँ। फिर पिताजी के नाम पे एक हमने मैत्रेय ईरा गौरी शंकर फाउंडेशन, उसमें हम डाउन ट्रॉडन बच्चों के लिए लाइब्रेरी और एक एजुकेशन सेंटर बनाने की प्लानिंग है। वो सब मलियाबाद में काम चल रहा है। ऑलरेडी एक स्कूल है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विद्यालय, उसमें भी पिताजी के नाम पे अब हम एक सालाना प्रोग्राम करते हैं। वो पिताजी की जो जब उनकी जयंती होती है उस दिन करते हैं। सो ये सब एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन और बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत विशाल व्यक्तित्व थे और उनके उस व्यक्तित्व को और बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे लोगों को भी पता चले कि क्या उनका काम था, कैसा उनकी वर्किंग थी, एक राजनीति से क्या होना चाहिए। वो मुझे लगता है कि एक आदर्श व्यक्ति थे, जैसा एक राजनीतिक व्यक्ति को होना चाहिए। जनता के लिए सोच विचार और लगातार काम करते रहना, 12-12 14-14 घंटे काम करते रहना, लगातार काम करते रहना, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में ना रख करके भी जनता की सेवा करते रहना, लगातार फ़ोन उठाते रहना, लगातार अधिकारियों को फ़ोन करते रहना और लोगों की चिंता बनाए रखना, चिंता करते रहना। तो ये और लोगों के घर जाना, उनकी समस्याओं को सुनना, ये ही वॉज आइडियल पॉलिटिशियन। क्योंकि उसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। अभी कम कर पा रहा हूँ, सच्चाई है, और बहुत करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, एक नितांत व्यक्तिगत सवाल, आपकी धर्मपत्नी आपके सियासी जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में आपके लिए कैसे मददगार? व्यक्तिगत जीवन में तो बहुत ही ज़्यादा मदद है। मतलब मैं अपने आप को स्वस्थ रख पाता हूँ, सही खा पाता हूँ और सही तरीके से अपने जीवन यापन को कर पा रहा हूँ। बच्चों की चिंता नहीं है। व्यक्तिगत जीवन में तो वो सच्चाई तो ये है कि सब कुछ है और उनके बगैर मैं तो नहीं उसको इमेजिन कर पा रहा हूँ कि कैसे मेरा पर्सनल लाइफ या पर्सनल जीवन कैसे चलेगा। और फिर एक सामाजिक जीवन को और राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए निश्चिंतता भी आ जाती है। तो अगर आप घर से परेशान हैं तो फिर आप बाहर जाके कैसे, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। फैमिली अगर आपकी, मेरा अपना मानना है कि सबसे पहला दायरा जो है परिवार है, उसके बाद आपके आसपास के पड़ोस है, जवार कह लें जिसे कहते हैं, फिर समुदाय है ना, उसके बाद फिर और बड़ा दायरा है वो आपका प्रदेश हो सकता है, फिर और बड़ा दायरा देश हो सकता है। हालांकि जब आप उसके बारे में विजन करते हैं तब उल्टा चलना चाहिए। सबसे पहले देश आना चाहिए, उसके बाद फिर प्रदेश आना चाहिए, फिर समुदाय, फिर लास्ट में परिवार। लेकिन आपकी एक्टिविटी उस विचार को, जो आपने कहा कि देश के प्रति जो आपकी भावना है, वो एक्टिविटी तो परिवार से शुरू होती है। तो आप परिवार में अपने बच्चे को ठीक नहीं कर रहे हैं और दुनिया भर के लोगों को ज्ञान बिगाड़ रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो हमारे पिताजी कहते थे एग्जाम्पल इज़ बेटर देन प्रिसेप्ट, सो यू हैव टू प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। 2 बातें हमेशा कहते थे। तो फर्स्ट यू प्रैक्टिस। परिवार इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सामाजिक जीवन में वो चूँकि खुद भी NGO सेक्टर से जुड़ी रही हैं, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ उन्होंने बहुत काम किया है। सुनीता सिद्धार्थ उनका नाम है और वो अभी जो है लगातार काम करती रहती हैं, कंसल्टेंसी भी करती रहती हैं। शिवसा के साथ काम किया उन्होंने, हंगर प्रोजेक्ट के साथ काम किया, बेटी फाउंडेशन में भी काम किया, तो कई अच्छे NGOs में काम, UN में भी, UNDP में भी उन्होंने काम किया और उसके लिए कंसल्टेंसी भी दी। तो जो मैत्रेय ईरा प्रोग्राम है हमारा, जो उसमें उनका बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा है। जब इलेक्शंस होते हैं, जब फील्ड पे भी जाना होता है, तब भी साथ में चलती हैं और महिलाओं के प्रति जो उनका एक अलग नज़रिया है। और इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा कि हमारी वाइफ ही नहीं, हमारे घर की जो लेडीज़ हैं, जो हमारे घर में जो मातृशक्ति है, उसमें हमारी माँ, और हमारी सिस्टर, तो ये तीनों ही हमारे घर की जो लेडीज़ हैं वो कहीं कम नहीं है। मतलब उनका योगदान समाज में बहुत ज़्यादा है और मैं उनसे बहुत प्रेरित होता हूँ। क्योंकि हमारी माँ बहुत सीनियर PCS ऑफिसर रही हैं, लास्ट उनकी पोस्टिंग पहले CDO थी, फिर RFC रिटायर हुई हैं और उन्होंने बहुत समाज में काम किया। जहाँ अधिकारी भी रहीं वहाँ पर भी अपने डिपार्टमेंट में बहुत नाम कमाया। 1982 बैच की PCS अधिकारी हैं, संघ वितरण करती हैं। और हमारी सिस्टर वो शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में सोशोलॉजी की प्रवक्ता मतलब अब तो एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सो मतलब असिस्टेंट हैं, एसोसिएट बन जाएंगी बहुत ही जल्दी, सीनियर लेक्चरर हो गई। PhD किया है उन्होंने सोशोलॉजी से, कई किताबें लिखी हैं जुवेनाइल डिलिक्वेंसी पे, जो आपराधिक कहें या सुधार जिनको आवश्यक है, रिफॉर्म जिनकी ज़रूरत है बच्चों की, पर्टिकुलरली जो बच्चियाँ हैं उनके घर होते हैं, तो प्रयास में उन्होंने काम किया, उस पर उन्होंने पूरी रिसर्च की और उस पर इन सब चीज़ों पर बहुत काम किया। वो भी साथ में मैत्रेय ईरा के भी काम करती हैं, लिखती पढ़ती रहती हैं।
तो परिवार में भी बड़ा डिस्कशन हेल्दी रहता है इन लोगों के कारण। हम लोग जो काम करते हैं, जो काम करना चाहते हैं, उस पर डिबेट भी होती रहती है, डिस्कशन भी होता रहता है। छोटा भाई है वो तो चलिए अच्छा है ना, इस माध्यम से सब परिवार की पृष्ठभूमि पूरी आ गई। छोटा भाई है वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था, अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, उसने नेशनल लॉ स्कूल से लॉ किया है उसने। तो चूँकि मैंने भी LLB LLM बाद में किया, तो हम लोगों का लॉ के लीगल आस्पेक्ट्स भी बड़ा हेल्दी डिस्कशन होता है। और जो क्योंकि लॉ के बड़ा सामाजिक जुड़ाव है लॉ का, जैसे CA का मुद्दा था या NRC का मुद्दा है, तो ये ऑल्सो लीगल इशूज़ है ना। कहीं कोई भी जम्मू कश्मीर का भी मामला आता है तो वो भी लीगल है, उस आस्पेक्ट से वो हमें बताता है। तो घर परिवार में हमारे बड़ा ही शुरू से, पिताजी के समय से भी, नाना जी के टाइम से भी, मामा हमारे सीनियर IAS ऑफिसर हैं, अभी रिटायर हुए हैं, श्री अनिल संत जी। तो हमारे घर में ये डिस्कशन डिबेट का बड़ा माहौल है और हम लोग सामाजिक चिंतन करते रहते। घर में रहते हैं तब भी हम सामाजिक चिंतन चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम बाहर ही जाकर के चिंतन कर रहे हैं कि सेमिनार और उसमें बोल रहे हैं, घर में ही बहुत डिस्कशन होता है। और उससे हमारे जो आने वाली जनरेशन है और हम लोग खुद भी और पीछे की जनरेशन है, बड़ा लाभ मिलता है और आपस में बहुत सारे इश्यूज क्लियर होते हैं दिमाग में। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत।